हेलो, वेलकम टू क्रैक साला यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में फरवरी 2026 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं अभी। ये फरवरी मंथ का लेक्चर नंबर 4 है। बाकी की जो पहले की 3 वीडियोस और आ चुकी हैं जिसमें हम लोग फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स प्लस कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। आज का भी वीडियो का पैटर्न यही होगा। पहले कुछ अपने न्यूज आर्टिकल देखेंगे, क्या क्या करंट अफेयर में फरवरी मंथ में इम्पोर्टेंट रहा है न्यूज में, और उसके बाद कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे साथ ही साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला न्यूज है ईबू बैरन। ईबू बैरन क्या है? देखो, ये सवाल हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं। आप लोग देखे हुए एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जैसे ये सवाल पूछ देगा कि ईबू बैरन रिसेंटली सीन इन द न्यूज, क्या है ये ईबू बैरन? क्या है? तो पहले तो याद रखना ये क्या है। एक ये स्नेक है, एक ये पाइथन की प्रजाति है, स्नेक है। और क्यों पढ़ रहे हैं करंट अफेयर में? क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दुनिया का सबसे लंबा वाइल्ड स्नेक बताया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे लंबा वाइल्ड स्नेक के रूप में इसको दर्ज किया गया है। यह साइंटिफिक नेम है इसका, माला पाइथन रेटिकुलेटस। और ये कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ईबू बैरन नाम का पूछे कि ईबू बैरन क्या है, तो ये एक स्नेक है। बस यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज यही है जो आप लोग को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या है? एनजीटी गिव्स क्लियरेंस टू ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अब देखो, एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार क्या है? निकोबार आइलैंड्स में कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं। इसका जो बाकी डिटेल है कि मिशन में क्या क्या करना है, एक एयरपोर्ट बनेगा, फिर एक पोर्ट बनेगा, और वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी। तो ये नाम से समझ में आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या होने वाला। डिटेल जो है इसमें पढ़ लेना। ये नोट्स आप लोग को, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे क्रैक साला तो इसमें मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि अब इसमें किसी भी तरह का कोई भी इन्वायरमेंटल डिस्टरबेंस नहीं आएगा। इसके लिए क्लियरेंस मिल गया है एनजीटी की तरफ से, मतलब अब ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। देखो, इसका विजन क्या है? अ मल्टी कंपोनेंट मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू ट्रांसफॉर्म ग्रेट निकोबार इनटू लॉजिस्टिक ट्रेड एंड डिफेंस हब। निकोबार आइलैंड्स को लॉजिस्टिक, ट्रेड और डिफेंस हब के रूप में विकसित करने का प्लान है गवर्नमेंट का। सॉपमैन पॉलिसी, ये याद रखना, सॉपमैन पॉलिसी 2015, ये किससे रिलेटेड है? तो ये इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट अथॉरिटी। तो इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये 2024 से इसकी शुरुआत होने वाली थी, और ये 2028 तक पार्शियली ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, और 2050 तक, 2050 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसको पूरी तरीके से डेवलप कर देंगे। देखो, इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या है। एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा, और क्या है, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, गैस प्लस सोलर पावर प्लांट बनेंगे, टाउनशिप बनेगा। यही सारी चीजें हैं, ये डिटेल में पढ़ लेना। फिर से कह रहा हूँ, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करोगे तो ये जो नोट्स है ये पीडीएफ के फॉर्म में आप लोग को मिल जाएगा, इसको पढ़ लेना। और जो ध्यान रखने वाली चीज है वो वीडियो में मैं बता ही रहा हूँ क्या इसमें ध्यान रखना है। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? एनजीटी का नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अब एक बहुत बेसिक सा सवाल यहाँ ये है, अगर हम लोग कोई ट्राइब्यूनल, कोई अथॉरिटी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला सवाल मन में यही आना चाहिए कि एनजीटी का चेयरमैन कौन है। तो प्रेजेंट में चेयरमैन है जस्टिस जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक, ये फॉर्मर कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, और क्या यहाँ से ध्यान रखना है? और अपने को ये ध्यान रखना है कि
एनजीटी, ये जो एनजीटी है, अगर सवाल पूछा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या है, तो ये ध्यान रखना है कि एनजीटी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ एनजीटी एक्ट के थ्रू। और सवाल कभी कभी ये भी पूछता है कि ये एनजीटी एक्ट कब बना था, तो एनजीटी एक्ट बना था 2010 में। और अगर कोई भी बॉडी, कोई भी अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट किसी भी एक्ट के द्वारा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो एनजीटी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक। और एनजीटी के बारे में क्या ध्यान रखना है, एनजीटी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब ये जो हमारा ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक। एनजीटी एक्ट तो याद ही कब स्टेब्लिश हुआ था, तो 2010 में। अगर स्पेसिफिक डेट भी देखना हो तो 18 अक्टूबर 2010 में एनजीटी जो है स्टेब्लिश हुआ था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ढेर सारे मेंबर्स होते हैं, कुछ जुडिशियल मेंबर होते हैं, कुछ एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। तो ये सारी चीजें अपने को नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना कि चेयरमैन कौन है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। हाँ, कभी अगर ये पूछ दिया कि एनजीटी के जो चेयरपर्सन है वो कौन हो सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एनजीटी के चेयरमैन बनने के लिए, तो कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज, और या किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो रिटायर हो चुका हो वो एनजीटी का चेयरमैन बन सकता है। और अगर कोई आदमी इसका चेयरपर्सन बन गया तो वो कब तक इस पोस्ट पे रह सकता है, इनका टर्म क्या होता है, 5 साल, 5 साल या 70 साल की उम्र तक, 5 साल या 70 साल की उम्र तक। बाकी जो और मेंबर होते हैं, कुछ जुडिशियल मेंबर होते हैं, 10 से 20 होते हैं जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। कुछ एक्सपर्ट मेंबर होते हैं जो साइंस में, इंजीनियरिंग में इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस होता है उनके पास, तो ये सब एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। तो वो नहीं ध्यान रखना है एनजीटी के बारे में, इतनी चीजें बेसिक्स जो है ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे अभी अपना नॉर्मल जो कोर्ट्स ट्रिब्यूनल होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं, अपने बीएनएस पे। ये जो जुडिशियरी के जो जुडिशरी में जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, सिविल प्रोसीजर है, तो उन सब चीजों पे वर्क करते हैं जो अदर ट्रिब्यूनल्स है। एनजीटी कैसे डिफरेंशिएट होता है, एनजीटी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखे रहना। अगर देखा जाए अंडमान और निकोबार को, अंडमान और निकोबार को, तो अंडमान ये जैसे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है, ये देखो ये है मैप में, ये दिख रहा है निकोबार आइलैंड। तो इसी का ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हम लोग सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि इसके ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट है, कौन सा, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ठीक। थोड़ा सा इस मैप पे ध्यान देना है, थोड़ा सा इस मैप पे ध्यान देना है। अगर देखो ये जो अंडमान आइलैंड है, अंडमान आइलैंड है, ये तीन चार मेजर आइलैंड ग्रुप, तीन चार मेजर आइलैंड्स का ग्रुप है, जिसमें सबसे पहले आता है नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर लोअर, या इसी को कहीं कहीं लिखा होता है साउथ अंडमान, साउथ अंडमान। और ये जो है ये है लिटिल अंडमान, ये क्लियरली इस फिगर में देख पा रहे होगे मैप में। तो ये चार आइलैंड ग्रुप बन के क्या बनता है, अंडमान आइलैंड्स। अगर सवाल ये पूछे कि अंडमान और निकोबार की राजधानी, ये देखो ये जो है पोर्ट ब्लेयर, अब इसका नाम बदल चुका है, इसका नाम क्या हो चुका है, श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, विजयपुरम कर दिया गया है।
और यहां से क्या सवाल पूछा जा सकता है, क्या याद रखना है? ये अगर पूछ दिया कि अंडमान निकोबार की राजधानी जो है वो कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है, तो क्या बताओगे? यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये तो सर साउथ अंडमान आइलैंड पे लोकेटेड है, साउथ अंडमान आइलैंड पे लोकेटेड है। ठीक। अंडमान और निकोबार दो अलग अलग आइलैंड ग्रुप है। यहां से एकदम क्लियर दिख रहा होगा, देखो यहां से डिवीजन है, दो अलग अलग आइलैंड ग्रुप है। तो निकोबार जो है वो किससे बनता है? कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये तीन आइलैंड ग्रुप जो है ये मिलके क्या बनाते हैं? निकोबार बनाते हैं, निकोबार बनाते हैं। तो अंडमान आइलैंड ग्रुप और निकोबार आइलैंड ग्रुप एक दूसरे से किसके थ्रू अलग होते हैं? किसके थ्रू अलग होते हैं? अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स किसके थ्रू अलग होते हैं? तो यहाँ पे होता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। चैनल क्या होता है? चैनल ऐसा वाटर बॉडी होता है, ऐसे जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है और दो दो लैंड मासेस को अलग करता है, दो लैंड मासेस को अलग करता है। देखो एक ये लैंड मास हो गया अंडमान वाला आइलैंड, ये हो गया निकोबार। तो ये 10 डिग्री चैनल के थ्रू सेपरेट होते हैं, 10 डिग्री चैनल के थ्रू सेपरेट होते हैं। एक सवाल और पूछा जाता है कि इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो, इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? तो क्या जवाब होता है? बैरन आइलैंड। और ये बैरन आइलैंड्स कहाँ पे है? ये भी अंडमान का हिस्सा है। ये कहाँ पे है? अंडमान में, अंडमान आइलैंड्स में। फिर यहां से ये भी पूछा जा सकता है, सैडल पीक, ये सैडल पीक क्या है? अंडमान और निकोबार का हाईएस्ट पीक, अंडमान और निकोबार का हाईएस्ट पीक, ये भी कहाँ पे है? अंडमान में है। ठीक, कहाँ पे है? अंडमान में। ये सारी बातें देखो यहाँ डिटेल में लिखी भी हुई है। ये जब ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, क्रैकशाला सर्च करना टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा, वहां ज्वाइन कर लेना, इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है आज के पीडीएफ में। देखो द आर्कीपेलागो क्या होता है? आर्कीपेलागो ऐसा बड़ा आइलैंड जो छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना हुआ है। तो अंडमान के बारे में, अंडमान और निकोबार में टोटल कितने आइलैंड है? देखो 265 छोटे बड़े आइलैंड मिला के है। तो देखो ये नंबर नहीं भी याद रहे कोई बात नहीं। अंडमान आइलैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन आइलैंड, नॉर्थ, मिडिल और साउथ। अभी मैंने दिखाया ये नॉर्थ, मिडिल, साउथ। ठीक। फिर डंकन पैसेज क्या है? डंकन पैसेज यहाँ पे देखो ये मैप में, ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में ये सेपरेशन है। तो ये क्या है? डंकन पैसेज, इसी को बोलते हैं डंकन पैसेज। अगर सवाल पूछता है कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान एक दूसरे से किसके थ्रू अलग होते हैं, तो जहां पे ऑप्शन में चमके डंकन पैसेज वही सही टिक मार देना। फिर देखो नेक्स्ट लाइन क्या है? ग्रेट अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द नॉर्थ इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल फ्रॉम द निकोबार ग्रुप इन द साउथ। ये क्या लाइन कह रही है? ये लाइन यही कह रहा है जो मैंने बताया कि अंडमान और निकोबार एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल के थ्रू सेपरेट होते हैं। देखो पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है, अब इसका नाम बदल के विजयपुरम हो गया। ये किस पे लोकेटेड है? साउथ अंडमान पे। अब बात करें निकोबार आइलैंड्स की, तो इसमें जो ग्रेट निकोबार है ये सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। ग्रेट निकोबार जो है ये वाला जो सबसे साउथ में है, सॉरी, जो सबसे साउथ में है वो सबसे बड़ा आइलैंड है। कार निकोबार सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है, ये दिख ही रहा है यहाँ मैप में क्लियरली। तो ये थोड़ा सा ये सीक्वेंस भी याद कर लेना है। देखो अंडमान वाले का याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ नाम से समझ में आ रहा है नॉर्थ अंडमान,
मिडिल और साउथ। लेकिन जब बात करोगे निकोबार आइलैंड की तो यहाँ नाम से नहीं समझ में आएगा। नॉर्थ टू साउथ का सीक्वेंस याद कर लेना, ये कार निकोबार हो गया, उसके नीचे लिटिल निकोबार, और सबसे साउथ में क्या होगा, ग्रेट निकोबार। तो ये सीक्वेंस है नॉर्थ टू साउथ का। और क्या कह रहा है, ये जो बैरन आइलैंड्स और नारकंडम आइलैंड्स ये क्या है, वॉल्केनिक आइलैंड है। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक, ये कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ अंडमान आइलैंड पे लोकेटेड है। ठीक है, तो इतनी चीजें अंडमान और निकोबार से याद रखना, इतनी चीजें अंडमान और निकोबार से याद रखना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे वो भी पूछ लेता है ट्राइबल से कि सेंटलीज ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं, तो ऐसे सवाल भी कुछ पूछता है। लेकिन अभी वो यहाँ पे, और बेसिक वो कहीं भी कोई लूसेंट पढ़ोगे या कोई एटलस पढ़ोगे तो उसमें वो मिल जाएगा, या लूसेंट जीके की जो किताब है सिंपल, वहां भी लिखा हुआ है ये। अगला क्या है, वुल प्रोडक्शन डाटा है, ऊन उत्पादन का डाटा 2026 का। तो इंडिया कितने नंबर पे है, इंडिया जो है वुल प्रोडक्शन में 9th रैंक पे है। कितने रैंक पे है, 9th रैंक पे। और शिप पॉपुलेशन, भेड़ों की पॉपुलेशन में कितने नंबर पे है, 2nd रैंक पे है, दूसरे नंबर पे है। और इंडिया के अंदर की बात करें तो टॉप वुल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, राजस्थान। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, अगर ऑप्शन दिया राजस्थान जम्मू कश्मीर ये, तो मोस्टली लोग राजस्थान को इग्नोर कर देते हैं जिनको सही नहीं पता है। लेकिन सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। भारत में जितना भी वुल प्रोडक्शन होता है उसका 47% से ज्यादा, मतलब कि नियरली हाफ ऑफ द वुल प्रोडक्शन ये कहाँ पे हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पे कर्नाटका, ऐसे करके याद कर लो। राजस्थान में सबसे ज्यादा, जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे कर्नाटका। ठीक, तो ये हो गया वुल प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्या है अपने पास, कुछ बुक्स और ऑथर के नाम है, बुक्स और ऑथर्स के नाम है। पहली जो आज की किताब है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये किसकी किताब है, जनरल मनोज मुकुंद नरावने, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं। उनका ये मेमोइर है, मतलब अपने सर्विस पीरियड में या अपने जीवन काल में जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है वो सारी चीजें इस किताब में उन्होंने शेयर किया है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। दूसरी किताब है द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म, द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु के ऊपर ये किताब लिखी गई है, किसने लिखा है, शशि थरूर, डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा है, जिसका उद्घाटन वाइस प्रेसिडेंट ने किया था। कौन सी किताब, द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म। वाइस प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम, श्री सीपी राधाकृष्णन। इन्होंने इस किताब का विमोचन किया था। वाइस प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में है, वाइस प्रेसिडेंट का मेंशन कौन से आर्टिकल में है, तो बताओगे, आर्टिकल नंबर 63। वाइस प्रेसिडेंट और किस लिए याद रखा जाता है, क्योंकि ये जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका, राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव टू दिस ऑफिस। एक्स ऑफिशियो शब्द कहीं लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव टू दिस ऑफिस। इसका मतलब ये हो गया कि वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पे या वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में जो भी कार्यरत होगा, जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा, वो अपने आप क्या हो जाएगा,
राज्यसभा का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 64 में लिखा हुआ है। ठीक। और ये किताब देख लिए किसके ऊपर है? श्री नारायण गुरु के ऊपर है। श्री नारायण गुरु के ऊपर है, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट डिवीजन पे, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट डिवीजन के खिलाफ बड़ा संघर्ष किया इन्होंने। तो दो किताबों का नाम याद रखना, पहला फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, दूसरा द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म। अगला क्या टॉपिक है अपने पास? अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। पहले तो देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये एक टेनिस का टूर्नामेंट है। टेनिस का टूर्नामेंट है। जिन लोगों को नहीं पता है, ये एक टेनिस का टूर्नामेंट है और इसको ग्रैंड स्लैम भी बोलते हैं। ग्रैंड स्लैम भी बोलते हैं। टोटल टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक। या ग्रैंड स्लैम, या इसको कहीं कहीं मेजर्स भी लिखा होता है। तो नाम से पता चल रहा है कि ये टेनिस का बहुत ही प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है। बहुत ही प्रेस्टिजियस टेनिस का सब, जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, सबसे प्रेस्टीज वाली चीज, वैसे टेनिस में क्या होता है? ग्रैंड स्लैम होता है। और ग्रैंड स्लैम यहाँ तो बताया 4, तो 4 कौन कौन से होते हैं? 4 कौन कौन से होते हैं? 4 जो ग्रैंड स्लैम है, यहाँ देखना ध्यान से, इसको मैं एक टेबल टाइप में लिख देता हूँ, ये ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड सवाल भी पूछ लेता है। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन, तीसरा विंबलडन, और चौथा यूएस ओपन। ठीक। अब देखो, इससे सवाल क्या पूछता है कि ये कहाँ कहाँ पे होता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ होता है? मेलबर्न में। मेलबर्न सब लोग जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में है। फ्रेंच ओपन कहाँ पे होता है? पेरिस में। विंबलडन कहाँ होता है? लंदन में। यूएस ओपन कहाँ पे होता है? न्यूयॉर्क में। ठीक। अगला इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है? अगला ये इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे सरफेस पे खेला जाता है। कैसे सरफेस पे खेला जाता है? टेनिस जहाँ खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं। कोर्ट। किस टाइप के कोर्ट पे खेला जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो हार्ड हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, मिट्टी के कोर्ट पे। विंबलडन जो है वो घास के कोर्ट पे खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे। और यूएस ओपन जो है ये भी एक हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फिर देखो, ये टूर्नामेंट की टाइमिंग्स भी फिक्स होती हैं कि कौन सा टूर्नामेंट कब होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो जनवरी या फरवरी में होता है, जनवरी लास्ट तक, या कभी कभी ये फरवरी में भी चला जाता है, बट मोस्टली जनवरी में ही होता है। फ्रेंच ओपन कब होगा? मई और जून के बीच में होता है। विंबलडन कब होता है? जून और जुलाई के बीच में होता है। और यूएस ओपन कब होता है? अगस्त से सितंबर के बीच में होता है। ठीक। तो बस ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। अब यहाँ हम लोग करंट में क्या पढ़ रहे थे, ये तो थोड़ा बेसिक हो गया। इसमें क्या याद रखोगे कि अभी देखो फरवरी चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 हो चुका है। फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन आगे आएगा। तो जो जीतेगा उसका नाम हम लोग ये करंट अफेयर वाली क्लास में पढ़ ही लेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता इस बार 2026 में? कार्लोस
अल्काराज, ये एक स्पेन के प्लेयर है, ये एक स्पेन के प्लेयर है और ये इनका पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल है। इंपॉर्टेंट क्या है इस बार, ये यंगेस्ट मैन इन द ओपन एरा टू अचीव अ कैरियर ग्रैंड स्लैम एट द 22 साल के उम्र में ये कैरियर ग्रैंड स्लैम का अवार्ड जीत चुके हैं। कैरियर ग्रैंड स्लैम का मतलब होता है कि जो ये चारों मेजर्स में एक बार जीत चुका है उसको बोलते हैं कैरियर ग्रैंड स्लैम। रनर अप कौन रहा, नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स में जो विनर है एलेना एलेना रेबकीना, ये कहाँ की है, कजाकिस्तान की। रनर अप कौन रहा, अरेना साबलिंका, ये कहाँ की है, बेलारूस की। तो ये याद रखना। अब देखो इसमें क्या है कि मेन सिंगल हो गया, वुमेन सिंगल हो गया, यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर टफ बनाना चाहे एग्जामिनर तब ये जाके पूछता है डबल और मिक्स वाले। तो कम से कम अगर ये डबल और मिक्स वालों का नाम नहीं याद हो पा रहा है तो ये मेन सिंगल वुमेन सिंगल तो 100% याद करके जाना। आगे कोई भी एग्जाम हो तो इसको 100% याद करके जाना। डबल्स की बात करें तो नील नील सुप्सकी और क्रिश्चियन हैरिसन ये लोग जीते हैं। वुमेन डबल की बात करें तो एलिस मार्टिन्स और जैंग सुआई ये लोग जीते हैं। मिक्स की बात करें तो ओलिविया गेडिकी और जॉन पियर्स ये लोग जीते हैं। तो ये एक बार दो तीन रीडिंग मारोगे तो याद हो जाएगा, नहीं भी याद होगा तो मेन वाला इंपॉर्टेंट है, मेन और वुमेन सिंगल्स वाले इंपॉर्टेंट है। डबल और मिक्स ज्यादातर पूछा नहीं गया है जहां तक एग्जाम में देखोगे। पीवाईक्यूज पे बार बार इसीलिए नजर मारते रहा करो क्योंकि पीवाईक्यूज जो है वो आपको गाइड करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन जो है किस डायरेक्शन में जा रही है, और सही डायरेक्शन में तैयारी करने के लिए बार बार पीवाई की देखा करो। और खैर देखो, अगर इस क्लासेस से जुड़ जाओगे, क्रैकशाला यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओगे तो इस चीज की भी टेंशन मत लेना क्योंकि यहाँ पे जो भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जो भी लेक्चर आप लोग के सामने आ रहा है वो प्रॉपर पीवाईक्यू रिसर्च करके तभी ये टॉपिक छाटे गए। नहीं तो ऐसे तो अगर फरवरी मंथ का करंट अफेयर मुझे पढ़ाना है तो मैं कम से कम 150 पेज की पोथी तैयार करवा सकता हूँ। बट अगर आप लोग ये 3-4 लेक्चर जो अभी तक हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा एक लेक्चर और लगेगा, मुश्किल से आपका 50 स्लाइड्स होंगे, 50 स्लाइड्स होंगे या 50 पेज का पीडीएफ बनेगा। उसमें पूरा मंथ का इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर होगा वो तैयार हो जाएगा। पूरे मंथ का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा वो तैयार हो जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग देखेंगे कुछ एमसीक्यू देखते हैं। जो पहला एमसीक्यू है आज का पहला सवाल, विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ 39th इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर। इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर का होस्ट कौन था, किस शहर ने इसकी मेजबानी की। तो जवाब दे देना चेन्नई, जवाब देना चेन्नई। ये बात करें 39th इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर कब हुआ तो 1 से लेके 3 फरवरी 2026 में चेन्नई में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, चेन्नई में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। देखो ये जो लेदर फेयर है, अब कहोगे ये क्या है तो इसको देखो नाम से समझ में आ रहा है लेदर फेयर में क्या है। जो भी लेदर प्रोडक्शन के लिए, इसकी मार्केटिंग के लिए, इसके और क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, इसमें क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, इन सब चीज़ों का डिस्कशन करने के लिए, इन सब चीज़ों का डिस्कशन करने के लिए जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं, जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनकी एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस टाइप की होती है। इसमें इंटरनेशनल इसलिए है क्योंकि इसमें 66 देशों का, 66 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव हिस्सा लिए थे। तो याद बस ये रखना, दो बातें याद रखना। पहली,
कि ये इसका 39th एडिशन था, मतलब 39वां संस्करण था। दूसरा कहाँ पे हुआ? तो चेन्नई में हुआ। तो ये दो बातें यहाँ से याद रखने वाली हैं। बाकी चीजें तो तुम अपने कॉमन सेंस से समझ सकते हो। ठीक, अगला सवाल क्या है नेक्स्ट। Recently, phase 3 of All India Tiger Estimation 2025-26 was initiated at Periyar Tiger Reserve. Periyar Tiger Reserve is located in which state? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या फिर आंध्र प्रदेश। ये बताना है कि ये जो पेरियार टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, केरला में है, कहाँ पे है? पेरियार नाम से लिंक कर लो कि ये केरला में ही होगा। कहाँ पे होगा? केरला में ही होगा। ठीक, चलो। भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? टोटल 58 है। तो क्या आंध्र प्रदेश में कोई टाइगर रिजर्व है क्या? यहाँ पे अदर ऑप्शंस को एक बार नजर मारे, अदर ऑप्शंस को एक बार नजर मारे हम लोग। तो आंध्र प्रदेश में कोई टाइगर रिजर्व है क्या? जी हाँ। कौन सा? नागार्जुन, नागार्जुन सागर, श्री सैलम टाइगर रिजर्व। इसको शॉर्ट फॉर्म में एनएसटीआर भी कहते हैं। ये इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो एक फैक्ट आपके पास ये भी रेडी हो गया कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो जैसे देखो हम ये एक लाइन बोले हैं, तुमको याद करना है तो ऐसे अपने मन में एक बार ये लाइन फिर से रिपीट कर लो, तो वो क्या होगा, तुम्हारे ब्रेन में वो फीड हो जाएगा। क्या रिपीट करना है? कि इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। और इसमें क्या ऑप्शन दिया है अपने पास? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कोई टाइगर रिजर्व है क्या? तमिलनाडु में कोई टाइगर रिजर्व है क्या? हाँ सर, तमिलनाडु में टोटल 5 टाइगर रिजर्व है। टोटल 5 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन सा? मुन्नन थुराई टाइगर रिजर्व, मुन्नन थुराई टाइगर रिजर्व, मुडुमलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और दूसरा मेघामलाई टाइगर रिजर्व, मेघामलाई टाइगर रिजर्व। देखो ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वेस्टर्न घाट को और ईस्टर्न घाट को जोड़ता है, वेस्टर्न घाट को और ईस्टर्न घाट को जोड़ता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या होता है। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या है? अब ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। देखो ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, ये कोस्ट से थोड़ा सा अंदर का एरिया। ये फिजिकल ज्योग्राफी जो पढ़ा होगा उसको ये जानकारी होगी। जो नहीं भी पढ़ा होगा तो किसी दिन ऐसे अलग से एक वीडियो में, फिर ये बड़ा लंबा हो जाएगा। अगर हम लोग इंडिया की फिजियोग्राफी देखेंगे तो भारत का जो पूरा भारतवर्ष है उसको 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इधर हिमालयास का पार्ट, फिर
इधर पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, कोस्ट हो गए, घाट्स हो गया, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू हो गए। ठीक, तो ये सारी चीजें किसी अलग से किसी दिन वीडियो में टाइम रहेगा तो मैं समझा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत मत लो। बस ये ध्यान रख लो अभी फिलहाल के लिए कि ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ता है। और कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। एक ऑप्शन बच गया कर्नाटका। क्या कर्नाटका में कोई टाइगर रिजर्व है क्या? कर्नाटका में कोई टाइगर रिजर्व है क्या? हाँ, तो कर्नाटका में भी अगर देखा जाए तो 5 से 6 टाइगर रिजर्व है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ये देख लो, बंदीपुर, बंदीपुर टाइगर रिजर्व ये पूछा जाता है। नागरहोल, नागरहोल टाइगर रिजर्व, और ऐसा कोई इम्पोर्टेंट वो नहीं है, और ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। ये दो नाम इम्पोर्टेंट, बंदीपुर नागरहोल। बाकी तुम लोग को खुद से, अब देखो जब मैंने ये टाइगर रिजर्व पढ़ा है तो खुद से एक बार कोई भी जीके की किताब XYZ कुछ भी नाम हो उसका, आजकल मार्केट में बहुत नाम से किताबें आती हैं जीके की, तो कोई भी नाम हो XYZ, हीरा मोती फूल पत्ती, कोई भी जीके की किताब हो तो उसमें देखना ये लिस्ट जरूर बनी होगी टाइगर रिजर्व की। तो अभी टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? 58 टाइगर रिजर्व। तो ये जो है एक बार पढ़ लेना, थोड़ा सा एक बार लिस्ट देख लेना। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल। नेक्स्ट क्या है अपने पास? रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी launched Sujivika portal during the 40th foundation day of the Department of Biotechnology. Department of Biotechnology. What is the primary purpose of Sujivika portal? सवाल ये आपको बताना है कि ये जो सुजीविका पोर्टल है इसका इसका पर्पज क्या है। बेसिकली ये जो पोर्टल है ये एआई ड्रिवन, मतलब एआई से संचालित होने वाला बायोटेक प्रोडक्ट का डाटा पोर्टल है। मतलब ना, देखो ये टेक्निकलिटीज में अपने को नहीं पढ़ना है, हम लोग यहाँ जीएसजी के पढ़ रहे हैं ना, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट तो है नहीं ना। हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं कि हम लोग को बायोटेक में रिसर्च करनी है। तो बेसिकली बस ये समझ लो कि जितना भारत में बायोटेक से रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या बायोटेक में जो ट्रेड हो रहा है, तो उसका डाटा यहाँ पे स्टोर रहेगा। कहाँ पे? सुजीविका पोर्टल में, जो कि एआई से संचालित होता है, जो कि एआई से संचालित होता है। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होगा थोड़ी बेटर मॉनिटरिंग, बायोटेक के फील्ड में जो भी ट्रेड वगैरह हो रहा है उस पे इंटेलिजेंस अच्छा होगा, मॉनिटरिंग अच्छा होगा, डाटा जो है स्टोर करने में सही रहेगा। तो इसीलिए सुजीविका पोर्टल है। अब देखो ऑप्शन क्या दिया है? टू रेगुलेट क्लिनिकल ट्रायल्स इन बायोटेक्नोलॉजी, नहीं। टू मॉनिटर बायोसेफ्टी, नहीं। टू फंड बायोटेक स्टार्टअप, नहीं। तो बचा क्या अपने पास? डी ऑप्शन, टू प्रोवाइड एआई ड्रिवन ट्रेड स्टेटिस्टिक्स एंड बायोटेक प्रोडक्ट इंपोर्ट डाटा। बस, तो ये क्या है? डाटा पोर्टल है। कब लॉन्च किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के फाउंडेशन डे पे। अगर सवाल ये पूछ दिया, यूपी पीसीएस में ये टेंडेंसी देखी गई है, एक दो बार ये सवाल पूछा है कि जैसे कोई मिनिस्ट्री है, मान लो कोई भी मिनिस्ट्री या कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे स्पेस डिपार्टमेंट, भारत का स्पेस डिपार्टमेंट या इसरो,
ये कब इस्टेब्लिश हुआ, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, ये पूछा जा चुका है। जैसे एक बार पूछा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये कब इस्टेब्लिश हुआ है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ। तो इसी तरह अगर कोई पूछ दे एग्जाम में कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1986 में, 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन recently announced biennial elections for Rajya Sabha seats. How many members of Rajya Sabha are nominated by President of India? ये पूछ रहा है राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को नॉमिनेट करता है। तो ये नॉमिनेट करता है कैसे बता पाएंगे, नॉमिनेट करता है कैसे बता पाएंगे, ये तब तो हम बता पाएंगे जब हमें राज्यसभा का कंपोजिशन पता हो। कंपोजिशन का मतलब राज्यसभा का गठन कैसे होता है, कितने मेंबर होते हैं, ये तभी तो बता पाएंगे। तो अगर इसको बताना है तो कैसे बता पाएंगे, इसको बताना है तो कैसे बता पाएंगे। कंपोजिशन, राज्यसभा का कंपोजिशन कैसे बता सकते हैं, अपने मन से तो बताएंगे नहीं, इसके लिए हमें खोलना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन। और जब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 80 में जाओगे, आर्टिकल नंबर 80 में जाओगे तो वहां पे आर्टिकल नंबर 80 का नाम ही है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन कैसे होगा। तो उसमें बताया गया, उसमें क्या बताया गया, उसमें ये बताया गया कि 12 मेंबर जो है, 12 मेंबर वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि राष्ट्रपति का जो मन किया, जिसको मन किया उसको नॉमिनेट कर दिया। किसको नॉमिनेट करेगा, जो लोग लिटरेचर, आर्ट, साइंस या सोशल सोशल सर्विस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करेंगे राष्ट्रपति की नजर में, ऐसे 12 मेंबर को राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करता है। और क्या दिया हुआ है आर्टिकल 80 में, और 238 मेंबर होंगे जो कि स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा पूछ दिया तो कितनी हो गई, 250, 238 तो हो गए जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड यूटी, और 12 मेंबर नॉमिनेट। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 12। इस सवाल का जवाब हो जाएगा 12। जरा बता दो यहीं से कि इलेक्शन कमीशन कौन से पार्ट में है, कौन से पार्ट में इलेक्शन कमीशन दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में। तो पार्ट 15, पार्ट 15। पार्ट 15 में कितने आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 तक, 329 तक। ठीक है, तो राज्यसभा का कंपोजिशन देख लिए। अगला सवाल देखो क्या है, Recently, Goa became the second state in India to publish a comprehensive state-level bird atlas. Bird atlas ऐसा atlas होता है जिसमें पक्षियों की जानकारी होती है कि राज्य में कितनी पक्षियां कब आती हैं, क्या माइग्रेशन पैटर्न है, क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा रहती हैं, और कितने टाइप्स की, कितने प्रजाति की चिड़िया उस राज्य में आ रही। तो ये सारी चीजें बर्ड एटलस में लिखी होती है। तो गोवा बन गया है दूसरा स्टेट। तो सवाल आपसे ये पूछा है कि पहला स्टेट कौन था भारत में जो बर्ड एटलस लॉन्च किया था या पब्लिश किया था। तो पहला स्टेट था केरला। पहला स्टेट कौन सा था, केरला, केरला। अगर सवाल यहीं पे बर्ड एटलस हटा के ये पूछता कि भारत का पहला ओल्ड एज बजट, भारत का पहला ओल्ड एज बजट अभी फरवरी के ही मंथ में ये पढ़ चुके हो, या भारत का पहला एल्डरली एल्डरली बजट, एल्डरली बजट,
किसने पब्लिश किया? तो ये इसका भी जवाब हो जाएगा केरला। इसका भी जवाब हो जाएगा क्या? केरला। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? In the Union Budget 2026-27, the government sanctioned new telescopes in Ladakh to boost observational astronomy. Hanle village in Ladakh is known for hosting major telescopes, has been designated as India's first and only what? सवाल का मतलब यह है कि बजट 2026-27 में लद्दाख में कुछ और नए टेलीस्कोप लगाए जाएंगे। जैसा देखो बार बार न्यूज में इस गांव का नाम पढ़ते हो, हैनले विलेज। पहले सवाल तो यही ध्यान रखना कि हैनले विलेज कहाँ पे है? तो लद्दाख में। किस लिए फेमस है? क्योंकि इंडिया ने यहाँ बहुत से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाई है। एस्ट्रोनॉमिकल खगोल शास्त्र से रिलेटेड रिसर्च होता है यहाँ पे। खगोल शास्त्र से रिलेटेड रिसर्च होता है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। तो अब ये बताना है इसको भारत का पहला क्या बनाया गया है? तो इसको भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है। डार्क स्काई रिजर्व। डार्क स्काई रिजर्व। देखिए डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है? डार्क स्काई रिजर्व ऐसा एरिया होता है, ऐसा एरिया जहां पे मिनिमम मिनिमम लाइट पॉल्यूशन हो। मिनिमम लाइट पॉल्यूशन का मतलब लाइट को बड़ा कंट्रोल में रखा जाता है, ताकि जब डार्क रहेगा तो वहां पे क्लियर स्काईज दिखेंगी और वहां पे स्टार्स, प्लेनेट, मून, इन सब चीजों का ऑब्जर्वेशन क्लियरली हो सकता है। इन सब चीजों का ऑब्जर्वेशन क्लियरली हो सकता है। ठीक है, तो अब इसी के साथ इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फिर से कह रहे हैं, देखो जो हम ये पीडीएफ पढ़ाते हैं, जो लोग क्लास ध्यान से सुन रहे होंगे, ऐसा इस क्लास में बिल्कुल नहीं होता है कि ये पीडीएफ आपके सामने खुला और हम इसी पीडीएफ को डिक्टेट कर दिए। तो फिर फायदा क्या है 1 घंटा यहाँ क्लास में बैठने का, आधा घंटा क्लास? पीडीएफ को अपने को तो याद करना है ना, मेमोराइज करना है। तो मैं इस वीडियो में मेरी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही होती है, तो कैसे आप लोग इसको मेमोराइज कर पाए, पुरानी चीज़ों को कैसे रिकॉल कर पाए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि पढ़ते रह जाओ, रिकॉल ना करो तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। और बाकी ये जो पीडीएफ में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये जो थ्योरी लिखी हुई है, अपने को तो अभी हम लोग एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं ना करंट अफेयर में। तो ये थ्योरी जो है उसको मेंस में कैसे यूज करना है ये भी किसी वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो यहाँ से, ताकि उसका यूज मेंस में कैसे होगा ये आगे थोड़ा सा बताएंगे। थोड़ा अभी क्लासेस फ्लो में आने दो, ठीक है? तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फिर अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे। अगला पार्ट फिर मोस्टली एक आध क्लास और लगेगी, फरवरी का करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।